नमस्कार मित्रों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र फिर एक नई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। यह परीक्षा आपकी 28 तारीख को आयोजित है, जो कि सेकेंड शिफ्ट में है। आइए दोस्तों, इस क्लास में हम पिछले कुछ दिन से मॉडल पेपर की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न या किस तरह के प्रश्न हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो आज मॉडल पेपर 3 जो है उसके हम प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले प्रश्नोत्तरी करने से पूर्व यदि जो मित्र हमारे इस संगम स्टडी परिवार में नया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लें कि जो भी हम वीडियो या मॉडल पेपर की प्रश्नोत्तरी इस यूट्यूब चैनल पर डालें तो आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। आइए दोस्तों, अधिक समय न लेता हुआ प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ता हूं और निवेदन करता हूं कि सभी पेन कॉपी लेकर के बैठें। जो प्रश्न आपको नया लगे उसको लिख लें और उस तरह के और प्रश्नों को बनाने का प्रयास करें। साथ ही मैं ये तो नहीं कह सकता कि यही प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये कहना मूर्खता है। हाँ, इस तरह के प्रश्न आएंगे इतना पक्का है। तो आप जो पैटर्न जो प्रकृति प्रश्नों की दिखाई दे रही उस तरह से आप अपने यूनिट वाइज तैयारी प्रारंभ कर दें। समय कम है और जितना आप समझ करके प्रश्नों का पैटर्न समझ करके तैयारी करेंगे उतना आपको लाभ होगा। आइए, मैंने कहा था पेन कॉपी लेकर के बैठे और प्रथम प्रश्न का उत्तर दें। क्षेमुषी पदस्य अर्थः अस्ति। देखिए, आपकी यूनिट नंबर 20 में क्षेमुषी नाम की जो पुस्तक है, जो कि एनसीईआरटी में हम सीबीएसई में 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं, तो क्षेमुषी शब्द का क्या अर्थ होगा? तो क्षेमुषी शब्द का अर्थ क्या बुद्धि होगा, धी होगा, प्रज्ञा या सर्वे? तो दोस्तों, ज़्यादातर तो पूछा जाता है तो बुद्धि विकल्प में होता है, पर मान लो इनमें से कोई विकल्प में आ गया तो ये भी, क्योंकि बुद्धि के सभी पर्यायवाची शब्द हैं तो आप उसमें गड़बड़ ना करें। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सर्वे, ठीक है। क्योंकि क्षेमुषी का बुद्धि तो होता ही है, पर बुद्धि धी भी होती है ना। धीमान अर्थात बुद्धि का मान रखने वाले। ऐसे ही प्रज्ञा, इसको भी बुद्धि कहते हैं, ठीक है। तो क्षेमुषी का अर्थ होता है बुद्धि, और जो इससे पर्यायवाची जितने बनने वाले हैं वो उसी अर्थ को देने वाले होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वराहमिहिरस्य पितु नाम अस्ति। जो वराहमिहिर हैं, क्योंकि वराहमिहिर नाम का एक पाठ हमारे कालज्ञो ही वराहमिहिर अर्थात काल को जानने वाला वराहमिहिर है नामक पाठ लगा हुआ है। उससे प्रश्न है, वराहमिहिर पितुः नाम अस्ति। वराहमिहिर के पितु का नाम क्या है? क्या आदित्यनाथ है, आर्यभट्ट है, आदित्यदास है, महर्षि पराशर है? दोस्तों, आदित्यदास नहीं है, पर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। आदित्यदास है इनके पिता का नाम है। ये कपित्थ नामक गांव के निवासी हैं। किस गांव के? कपित्थ, ठीक है। यदि पूछा जाए आपसे कि इनके गांव का क्या नाम है तो ये। साथ ही आर्यभट्ट इनके गुरु हैं, जो कि खगोल शास्त्र के इनके गुरु हैं, ठीक है। खगोल विद्या को देने वाले कौन है? आर्यभट्ट। साथ ही एक विकल्प और है, महर्षि पराशर। इन्होंने वृक्ष आयुर्वेद, जब हम प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका नामक पाठ पढ़ेंगे तो उसमें वृक्ष आयुर्वेद वेद नामक पुस्तक का वर्णन आया। उसके जो लेखक हैं वो कौन है? महर्षि पराशर, जिसमें वनस्पतियों के बहुत सारे प्रकारों के बारे में बताया गया है ना। इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है कि वनस्पति विज्ञान से विषय वर्णनम कस्मिन अस्ति। तो इस वृक्ष आयुर्वेद नाम का जो ग्रंथ है उसका नाम दे सकते हैं और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आपको पता लग गया, आदित्यदास है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। यदि आदित्यनाथ आदित्यदास दे दिया जाए तो आप इसको स्पष्ट कर लें। इनके गांव का नाम क्या है वो भी मैंने बता दिया। इनसे संबंधित और कोई जानकारी आप क्या कर लें कि इस पाठ को पूरे को एक बार अच्छे से पढ़ लें और जो जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर ध्यान दें। आइए प्रश्न नंबर 3, महाकाव्ये कीदृश नायको विद्यते। जब हम यूनिट नंबर 16 को पढ़ेंगे, इकाई 16, उसमें संस्कृत काव्य एवं कथा विधाओं का सामान्य परिचय, तो जिसमें महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य और कथा साहित्य,
इनके विषय में बताया गया है। तो ये जो है महाकाव्य में किस प्रकार का नायक होता है, इसके विषय में आपसे पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों, 4 विकल्प हैं आपके पास, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोदत्त। तो दोस्तों, जब हम महाकाव्य का लक्षण पढ़ते हैं, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः, कि भाई सुर अर्थात देवता नायक होना चाहिए, और उसी में आता है सदवंश क्षत्रियो वापी धीरोदात्त गुणान्विता। क्या आया है? धीरोदात्त गुणान्विता। तो जो नायक होगा, नायक कौन होगा महाकाव्य में? धीरोदात्त। ऐसे ही जब हम नाटक का लक्षण पढ़ते हैं तो नाटक में भी ऐसे ही आता है कि प्रख्यात वंशु राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान। तो महाकाव्य में भी ये होगा और नाटक में भी यही होगा। प्रकरण में कौन होगा? प्रकरण ग्रंथ जो होते हैं जैसे मृच्छकटिका, उसमें धीर प्रशांत होगा। ठीक है। भाण जो इत्यादि हैं उनमें धीरोदत्त। ठीक है। तो कहने का मतलब है धीरोदत्त कहाँ कहाँ होगा? महाकाव्य में भी और नाटक में। आपको 2 याद होंगे तो लगभग प्रश्न इस तरह से जो पूछे जाएंगे तो उनका आंसर आप कर सकते हैं, है ना। नाटक में धीर ललित भी होते हैं, क्योंकि हम स्वप्नवास दत्तम जो देखते हैं तो उसमें धीर ललित, परंतु जब हम लक्षण पढ़ते हैं साहित्य दर्पण के अनुसार तो वहाँ पर आता है नाटकम ख्यातवृत्तम पंचसंधि समन्वितम विलासधर्यादि गुणवदयुक्तम नाना विभूति भी। फिर अगली पंक्ति आती है सुख दुख समुद्भूतम नाना रस समन्वितम पंचाधिकादि दश परस्तत्र अंक तत्रांका परिकीर्तिता, कि 5 से लेकर के 10 अंकों के बीच में अंक होने चाहिए। जैसा नाटक होता है, जैसा उत्तराम से हम इसमें भी 7 अंक है। आपका अभिज्ञान शाकुंतला, इसमें भी 7 अंक है, तो 5 से लेकर के 7 के बीच में। फिर तीसरा जो श्लोक आता है उसमें बताया है प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्त गुणान प्रतापवान। ठीक है। और यहाँ पर महाकाव्य में क्या बोला है? सदवंश क्षत्रियो वापी धीरोदात्त गुणान्विता। मतलब पंक्ति सेम है, बस थोड़ा अंतर है। ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे और इससे संबंधित और जानकारी है वो भी आपको पता लग गई होगी। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। कादम्बरी हमारी इकाई नंबर 12 में है और उससे मंगलाचरण से प्रश्न है, बड़ा सुंदर। आप मंगलाचरण के, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मंगलाचरण के कितने श्लोक हैं, तो 20 श्लोक मंगलाचरण में लिखे गए हैं, जिनमें वंश का वर्णन है और नांदी इत्यादि का पाठ किया गया है ना। बस, तो आइए प्रश्न क्या है? कादम्बर्याः मंगलाचरण श्लोके अतिद्वयी कथा काशां कृते उक्तम। अतिद्वयी जो शब्द है ये किसके लिए कहा गया है? क्या बृहद कथा के लिए है, वाशव दत्ता के लिए है, उपर्युक्त द्वयो है, या पंचतंत्र के लिए है? क्योंकि कथा तो ये भी है, परंतु जो अतिद्वयी कथा है वो बृहद कथा के लिए गुणाढ्यकृत है ना, और सुबंधुकृत वासव दत्ता, इन दोनों के लिए अतिद्वयी कथा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों ठीक है, गुणाढ्य की बृहद कथा और सुबंधु की वासव दत्ता, और स्वप्नवास दत्तम किसका है? भास का। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओरछा नगरम कस्मिन जनपदे अस्ति। ओरछा नामक जो नगर है ये भी अहम ओरछा अस्मि नामक पाठ से प्रश्न लिया गया है, और साधारणतः ये प्रश्न आ ही सकता है क्योंकि इससे आगे फिर चित्रकूट भी आएगा, फिर नर्मदा भी आएगा और देवी अहिल्या। तो चित्रकूट किस जनपद में है तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ओरछा नगर किस में है दोस्तों? ओरछा टीकमगढ़ नगर। चित्रकूट किस में है? तो सतना नगरे जनपदे। ठीक है। तो चित्रकूट आपका सतना में हो गया और ओरछा टीकमगढ़। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवी अहिल्या जन्म अलभत। देवी अहिल्या ने जन्म लिया, क्योंकि देवी अहिल्या तो प्रसिद्ध है इंदौर से, पर जन्म कहाँ है इनका? क्योंकि इंदौर की तो ये बहू हैं, तो इनका जन्म है वो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में चौंडी कुछ ग्राम का नाम है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि देवी अहिल्या का जो गांव का ना जन्म कहाँ है इनका? महाराष्ट्र में। ठीक है। चौंडी नामक ग्राम में कुछ ऐसा ही नाम है, एक बार आप देख लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न। और मध्य प्रदेश में इनका ससुराल है। ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुभाषितानि पदे का विभक्ति किंच वचनम। जो सुभाषित पद है, सुभाषितानि नाम का एक पाठ भी लगा हुआ है, तो इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। हम क्योंकि इसका हम सुभाषितम मूल रूप देखते हैं, सुभाषितम, ठीक है। तो सुभाषितम में क्या बनेगा, सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि, और जो कि प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति में समान बनेगा। और किस में, तो प्रथमा यहाँ भी है, द्वितीय यहाँ भी है, तो आगे बढ़े। हाँ, तो दोस्तों कोशिश ये करना है कि हमें चारों विकल्प पढ़ने हैं। मैं मानता हूँ आपको अच्छे से प्रश्न का उत्तर आता होगा, परंतु तब भी आपको चारों विकल्प अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि द्वितीय द्वितीय पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और ये भी पढ़ लिया तो मान लो एक ही टिक करके आ गए हैं तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको चारों विकल्प अच्छे से पढ़ना है और सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। सिक्ता सेतु नामक पाठ से यह प्रश्न लिया गया है। सिक्तया कह सेतु निर्माणम करोति। सिक्ता यानी बालू से कौन सेतु का निर्माण करता है। तो बालू से पुल कौन बनाता है दोस्तों, क्या तपस्वी बनाता है या तपोदत्त बनाता है, या देवराज बनाता है या मूर्ख बनाता है ना। तो दोस्तों जो तपस्वी है वही हमारा तपोदत्त है ना। तपस्वी जो है वही हमारा तपोदत्त है, क्योंकि ये ही तप करने के लिए जाता है और बिना पढ़े लिखे विद्या प्राप्त करना चाहता है। पर जो इसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं वो देवराज आते हैं। मूर्ख इसमें हो सकता है, यदि देवराज उत्तर ना आता तो हम मूर्ख की ओर जाते, परंतु मूर्ख तो ये भी था तपोदत्त, जो बिना परिश्रम की विद्या प्राप्त करना चाह रहा था। तो इस प्रश्न विकल्प की ओर ना जाकर के हम किसके जाएंगे, देवराज, ठीक है। देवराज इंद्र इसको जो शिक्षा देना चाहते हैं वो क्या करते हैं, सिक्तया सेतु निर्माणम करोति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुचि पर्यावरणम नामक पाठस्य कर्ता कः। ये जो शुचि पर्यावरण नामक पाठ है इसके लेखक कौन है। लशल-लतिका है, हरिदत्त शर्मा है, बोधायन है या सोमदेव है। तो सोमदेव दोस्तों कथा सरित सागर के लेखक हैं। कथा सरित सागर, ठीक है। और ये कथा सरित सागर में कौन सी कथा लिखी है, सिक्ता सेतु, ठीक है। सिक्ता सेतु जो अभी हम जिससे पहले हमने जो प्रश्न किया है, ठीक है। फिर बोधायन, बोधायन ने क्या किया, पाइथागोरस का, पाइथागोरस, ठीक है, इसकी खोज की थी 1500 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए इसके अलावा फिर आया हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा ने क्या किया, हरिदत्त शुचि पर्यावरण नामक पाठ लिखा है, पर कहाँ लिखा है, ये इनकी ग्रंथ का नाम है लशल-लतिका। जो इनका ग्रंथ है उसका क्या नाम है, लशल-लतिका। उसका एक जो भाग है वो क्या है, शुचि पर्यावरणम। इसको आप याद रखेंगे कि ये भी पूछा जा सकता है। अभी तो मैंने कर्ता के बारे में पूछ लिया, पूछ रहे कहाँ से लिया गया है, तो लशल-लतिका से, ठीक है। यदि यही प्रश्न ऐसा बन जाए, शुचि पर्यावरणम पाठ कुतो गृहीतः, कहाँ से ग्रहण किया गया है, और फिर आपको क्या करना होगा, लशल-लतिका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पिष्टापदे कः संधि। दोस्तों 10 प्रश्न हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे 10 में से आपके कितने सही हो गए हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनका भी भला हो सके, उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके प्रश्नोत्तरी करने का। क्योंकि अभी 10-12 दिन जो भी हैं आपके पास, है ना, तो जितना आप अपने दोस्तों को साथ लेकर के चलेंगे उतना सबका भला होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। आइए इस प्रश्न का उत्तर भी दीजिए साथ में कि पुष्टापदे कः संधि। स्तुत्व संधि होगी, श्रुत्व होगी, जस्तु होगी या न कोपी। यदि आप कल की प्रश्नोत्तरी देखेंगे तो उसमें मैंने जस्तु के 2 उदाहरण बताए, 2 सूत्रों से जस्तु संधि होती है। एक तो झलाम जशोवंते से, है ना, और दूसरा जो होगी वो किससे होगी, झलाम जस झसी, ठीक है। तो इन दोनों से जस्तु संधि होगी। तो आप दोनों के लिए तैयार रखें। तो यहाँ तो वो सीधा सा अक्षर, जहाँ पर भी तृतीय अक्षर होगा,
जैसे क ख ग घ, क ख ग, फिर च छ झ, ऐसे जो भी तीसरा अक्षर होगा वो जस्तु संधि के माध्यम से ही होगा। अब इसमें तीसरा अक्षर तो कोई है ही नहीं। फिर चकार और शकार और चवर्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है? शकार और टवर्ग ष्टुत्व संधि का ये उदाहरण है। और ष्टुत्व संधि किस सूत्र से होती है? ष्टुना स्टु, है ना। पर इससे अर्थ कम पूरा होता है, फिर हम इसके लिए अनुवृत्ति लेते हैं स्तोह की। स्तोह स्टुनः स्टु, सकार और तवर्ग के स्थान पर सकार और टवर्ग होते हैं। कब होते हैं? जब शकार और टवर्ग का योग हो। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ष्टुत्व संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांतारे पदस्य अर्थ अस्ति। कांतारे पद का क्या अर्थ होगा दोस्तों? ये हम जब सुभाषितानी पढ़ते हैं उसमें ये आता है कांतारे शब्द। तो बताइए कांतारे शब्द का क्या अर्थ होगा? क्या प्रिया होगा? जैसे हम कश्चित कांता विरह गुरुणा मेघदूत पढ़ते हैं तो वहाँ पर कांता शब्द प्रयोग किया गया है ना। या भार्या होगा, या विपिनी होगा, या वाटिका होगा। तो दोस्तों जब हम कांता पढ़ते हैं तो प्रिया शब्द होगा ओनली। क्या पढ़ते हैं? कांता, कश्चित कांता विरह गुरुणा, है ना। जब हम कांतारे पढ़ेंगे तो फिर इसका अर्थ होगा विपिने, वने, अरण्ये, है ना। ठीक है, जंगल में। ठीक है, कांतारे का मतलब घना जंगल, जहाँ से सूरज की रोशनी आर पार ना हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इन सब में यदि हम देखते हैं तो प्रिया में भी टाप प्रत्यय है, वाटिका में भी टाप है, और शायद भार्या में भी टाप होगा। ठीक है, बाकी हम नारी शब्द को देखें तो नारी में क्या होगा? गीन प्रत्यय होगा। ठीक है, ब्राह्मणी, नारी, सारंगी, सारंगवी, सॉरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम इयं पंक्ति कुत्र वर्तते। ये शिशुपाल पद में है, विचित्र साक्षी में है, सिक्ता सेतु में है, अभिज्ञान शाकुंतले। दोस्तों यदि दो विकल्प और इसके थोड़े और बना दिए जाएं कि ये जो प्रश्न है सुभाषितानी से लिया गया है, अथवा एक और विकल्प इसमें बना दिया जाए कि भोजस्य शिक्षा प्रियता से लिया गया, तो आप और भी चल जाएंगे। ठीक है, तो विचलना नहीं है, पजल नहीं होना है। और इसका उत्तर दीजिए क्या होगा? नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम की जगति यानी जगत में। यदि यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाए कि रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। नास्त्य भावों में संधि कौन सी है, तो संधि यहाँ पर यण संधि, इको यणची सूत्र से। ठीक है, और इधर देखेंगे तो यहाँ पर दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घा से। चलिए ये प्रश्न तो आपने देख लिया, अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। या देखो शिशुपाल वध और अभिज्ञान शाकुंतल से तो नहीं है, अब दोनों में से कहाँ होगी? तो ये जब वो सिक्तया सेतु निर्माणं भवति तदा एव एषः जब सिक्ता सेतु बालू से जो सेतु निर्माण किया जा रहा था उस समय ही वो तपोदत्त बोलता है कि इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, अभाव नहीं है, क्योंकि देखो ये बालू से बहती हुई धारा में पुल बनाने की चेष्टा कर रहा है। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है सिक्ता सेतु से ली गई है। इसमें एक दो पंक्ति और हैं, तो आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और उन पंक्तियों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंहस्य बलम कह वेत्ति। जब आप सुभाषितानी पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को भी देखेंगे कि गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणम, बलम बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलम, पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। कि गुणी जो व्यक्ति है वो गुणों को देखता है, गुणों को जानता है ना। बलवान व्यक्ति वो निर्बलों को नहीं जानता है और बलवान व्यक्ति को ही जानता है। ऐसे ही पिको बसंतस्य, यदि हमें वसंत के विषय में जानना है तो हम किससे? पिकः, पिक के कोयल से ही जान पाएंगे, कोयल के विषय में। और करीच सिंहस्य न बलम न मूषकः, और जो करी यानी हाथी,
हाथी जो है वो ही सिंहस्य सिंह के बल को जानता है, सिंह की ताकत को जानता है, न मूषक हम मूषक नहीं जानता है। अब ये बताइए हितोपदेश में जो मूषक का नाम आया उसका क्या नाम है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। और मूषक के लिए एक और पर्यायवाची शब्द आया है, उसको भी आप लिखेंगे। आपको 2 प्रश्न मैंने दिए हैं, एक मूषक को, मूषक का क्या नाम है, वो मूषक के लिए दूसरा शब्द क्या आया है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ शुरू में ही कथा में आया है, जब वो कथा प्रारंभ होती है काककुर्मादि नाम की पहली कथा, उसमें ही मूषक का नाम आया है श्लोक में, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया करी यानी हाथी। गज भी यहाँ आ सकता है, द्वीपे भी आ सकता है ना। तो आप उसके लिए भी तैयार रहें पर्यायवाची शब्दों के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदीरितो अर्थ अत्र केन सूत्रेण संधि भवति। ये थोड़ा प्रश्न कठिन हो सकता है, बाकी आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है तो कठिन क्या है, जब आप इस रण में उतर ही गए हैं तो सारी चीज़ें आपको सरल लगनी चाहिए, आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। तो इस प्रश्न को उत्तर दीजिए कि किस सूत्र से यह उदीरितो अर्थ शब्द बन रहा है। क्या अतोरुरप्लुतादप्लुते शब्द का सूत्र का प्रयोग हो रहा है, या आदगुण का हो रहा है, या एंग पदांत दति का हो रहा है, या इन तीनों सूत्रों का प्रयोग हो रहा है। दोस्तों इस उदीरितः ये शब्द पहले ऐसा था, उदीरितः और अर्थ, है ना। जब ऐसा था तो इसमें सूत्र लगा अतोरुरप्लुतादप्लुते, ठीक है। तो इससे फिर क्या हो गया, जो विसर्ग था इसको, या रू कह सकते हैं, रू को ऊ हो गया, ठीक है। विसर्ग को ऊ हुआ, ऊ से फिर क्या हो गया, आदगुण है सूत्र लगा तो इसका फिर ओ बन गया है, ठीक है। ओ बनने से फिर एंग पदांत दति ये सूत्र लगा, इससे पूर्व रूप संधि होकर के क्या बन गया, उदीरतो अर्थः, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों प्रश्नों का, तीनों सूत्रों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा विकल्प क्या होगा, सर्वही, ठीक है। इन तीनों को एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको स्पष्टता आ जाएगी। अभी प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये लगा, फिर ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नराणाम प्रथमो शत्रु कः। जो मनुष्य है, मनुष्य का पहला शत्रु क्या है। अब इसमें विकल्प के साथ जाना है, क्योंकि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, ये श्लोक भी हम उसी में पढ़ते हैं सुभाषितानी में। और नराणाम प्रथमो शत्रु, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, ये भी पढ़ते हैं। तो आप प्रश्न को देखेंगे पहले किस तरह पूछा गया है, और फिर विकल्पों को देखेंगे। यदि इस तरह से नराणाम प्रथमो शत्रु, तो फिर ये तो श्लोक की लाइन ही दे रखी है, पंक्ति दे रखी है, तो आपको उसके साथ जाना है। तो क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस विकल्प के साथ जाना होगा। और आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यदि प्रश्न ऐसा जाए कि शरीरस्थो महान रिपु मनुष्याणाम कः अस्ति, तब आपको आलस्य विकल्प के साथ जाना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विचित्रः साक्षी इत्यस्य लेखकः कः। विचित्र साक्षी नाम का जो पाठ है, इसका लेखक कौन है। हरिदत्त शर्मा है। देखिए अभी प्रश्नोत्तरी आप देखते आ रहे हैं, तो ये दो विकल्प तो आपने काट ही दिए होंगे। एक तरीका ये भी होता है कि आप जब प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो प्रश्नों के साथ जो विकल्पों को आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं आपको उत्तर नहीं आ रहा है, तो कुछ चीज़ें तो वो भी होंगी जो आपको आ रही होंगी और विकल्प में दी है, तो जो आपको स्पष्ट है पहले उनको काट दीजिए। जैसे इसके बारे में पढ़ के आए, इन्होंने क्या लिखा है, लशल लतिका, और इसमें सूची पर्यावरण नामक पाठ आता है, ठीक है, इसको हमने काट दिया। फिर सोमदेव के बारे में मैंने बताया कि सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा है, जिससे हमने सिक्ता सेतु पाठ लिया है, तो ये भी नहीं होगा। अब आगे हैं दोनों, बंकिम चंद्र चटर्जी और ओम प्रकाश ठाकुर। तो दोस्तों ओम प्रकाश ठाकुर ने तो ये पाठ लिखा है, इसके लेखक हैं। बाकी वर्णन किसका किया है, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि एक न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है। और न्यायाधीश होने के साथ साथ एक उच्चतम न्याय के लिए वो क्या तरीका अपनाते हैं उसके विषय में यहाँ पर एक कथा के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के प्रश्नों को आप विकल्पों को छांट करके भी उत्तर की ओर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17।
एतासु का प्राकृतिक आपदायाः उदाहरणम अस्ति। भूकंप विभीषिका नामक आप पाठ पढ़िए, उसमें शुरू में ही कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम दिए हैं। तो कौन सी प्राकृतिक आपदा है इसके बारे में आपको बताना है कि झंझावात, भूविदारणम जिसको हम हिंदी में भूस्खलन बोलते हैं, है ना, जलोप्लवः ये क्या है आपका बाढ़। तो कहने का मतलब ये तीनों ही प्राकृतिक आपदा हैं, इसलिए हमारा विकल्प नंबर घ सर्वाणी ये उत्तर होगा। कुछ और भी चीज़ें दी जा सकती हैं आप उनको देख करके, जैसे अनावृष्टि, अतिवृष्टि इत्यादि। तो विकल्प के अनुसार आपको उत्तर की ओर जाना है। कोशिश ये करना है कि चारों को अच्छे से पढ़ें और फिर उचित उत्तर को चुनें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सर्वाणी, क्योंकि झंझावात भी है, भूविदारण भी है और जलोप्लव भी है। आइए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 18 का उत्तर दीजिए। भूकंप विभीषिका अभवत, जो भूकंप विभीषिका हुई थी वो कब हुई थी, है ना। क्या स्वतंत्रता दिवस वाले दिन हुई थी, या गांधी जयंती वाले दिन हुई थी, या गणतंत्र दिवस में, या दीपावली। तो जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा, क्या है, गणतंत्र दिवस है। बस आप पजल ना हो इसलिए मैंने ये दोनों उदाहरण दे दिए हैं। इस तरह आप अभ्यास कर लेंगे। कुछ प्रश्न अपने से ही बनाइए, जैसे आप आज हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं तो उसमें लगभग जो इकाई नंबर 20 है उसको मैंने कोशिश की है उसके लगभग प्रश्नों के जो पैटर्न है वो आपको पता लग जाए। तो आप इनको अच्छे से दोबारा पढ़िए और जो जो प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं उनको बनाने का प्रयास करिए, है ना। आपको 10 दिन, ये जो 12 दिन है, इनमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशीर्णः पदे कः प्रत्ययः। विशीर्ण पद जो है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप होगा, त्वा होगा, त होगा या अच होगा। तो आप जानते हैं जहाँ ल्यप होगा वहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग पहले होगा, ठीक है। उपसर्ग टोटल कितने होते हैं, 22। त्वा प्रत्यय होगा तो त्वा तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो पठित्वा, खादित्वा, भुक्त्वा, उक्त्वा, गत्वा इत्यादि शब्दों का निर्माण होता है। विशीर्णा ये पद जो है त प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, ठीक है। वि उपसर्ग पूर्वक श्री धातु और त प्रत्यय होने से ये शब्द बना है, ठीक है। या विष धातु होगी, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है कि पर ये जो शब्द है विशीर्ण हमारा त प्रत्यय से बना हुआ शब्द है बहुवचन में, ठीक है, प्रथम विभक्ति बहुवचन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वस्तुतः चौरा कः। जब विचित्र साक्षी आप पढ़ते हैं तो बताइए वहाँ पर वस्तुतः वास्तविक चोर कौन था। क्या वो अतिथि था जो वृद्ध अतिथि, या साक्षी था जो साक्षी बना हुआ था, आरक्षी था, या न कोई। तो आपने पढ़ा है तो वहाँ पर आया है वह वास्तविक चोर कौन था, जो आरक्षी था। वो ही मुख्य रूप से चोर होता है, परंतु वो अतिथि को चोर ठहरा देता है। पर उसका निवारण कौन करता है, जो विचित्र साक्षी बनाया जाता है, ठीक है। विचित्र साक्षी ये क्या है, एक सबका किरदार निभाने वाला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न और, ये जो सब है, ये जो शरीर था जो साक्षी बना हुआ था, ये न्यायालय से कितनी दूर था, न्यायालय से कितनी दूर था ये आपको बताना है, ठीक है। 3 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों आपके, एक ये और 2 उधर मैंने पहले बताए थे। आइए प्रश्न नंबर 21 जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हम 21 प्रश्नों की श्रृंखला में मॉडल पेपर कर रहे हैं। तो कुत्र पद यात्रा न वह सुबह वह, ये भी विचित्र साक्षी नामक पाठ से लिया गया है। तो कहाँ पर पद यात्रा यानी पैदल यात्रा न सुबह वह अच्छी नहीं होती है, तो बहुजन प्रदेश है जहाँ पर बहुत लोग रहते हैं वहाँ पर नहीं होती है, या निशांधकारे अथवा प्रश्रित यानी फैले हुए विजन प्रदेश है, विजन प्रदेश में तो जहाँ एक तो अंधकार में और दूसरा जो स्थान बहुत ही फैला हुआ है विजन प्रदेश है जहाँ पर लोग नहीं रहते, ऐसे स्थान पर हमें पद यात्रा पैदल यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसलिए ग तथा ग उभऊ दोनों हमारा प्रश्न सही होगा।
तो दोस्तों इस तरह आपको प्रतिदिन हर एक यूनिट से कुछ न कुछ प्रश्नों का निर्माण करना है और समझना है कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों ने 21 में से कितने प्रश्न ठीक किए हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की सूचना मिल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए मॉडल पेपर के साथ, नए कुछ प्रश्नों के साथ, जो कि आपकी इन्हीं इकाइयों में से होगा। आप अपनी तैयारी मजबूत रखें, जो कि आपके लिए परीक्षा में लाभकारी होगी। मिलते हैं दोस्तों फिर। नमो नमः, धन्यवाद।